नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम भारतीय मंदिर स्थापत्य कला के फैसिनेटिंग वर्ल्ड में गोता लगाएंगे। यह विषय न सिर्फ हमारी समृद्ध संस्कृति विरासत को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि एसएससी, बैंक, रेलवे, अन्य यूपीएससी, अन्य स्टेट पीसीएस परीक्षाओं में भी इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों, भारतीय स्थापत्य कला को मुख्य रूप से दो शैलियों में बांटा जा सकता है। हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले नागर शैली, जो आपने कई बार नाम सुना होगा, और दूसरा द्रविड़ शैली। उत्तरी भारत में जो ऊपर का भारत है उसमें हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में नागर शैली के मंदिर बने होते हैं और इसमें साउथ में द्रविड़ शैली के। आप मंदिरों में डिफरेंस भी देखते होंगे मूवीज में या पिक्चर्स में, न्यूज़ में, कि वहाँ के मंदिर अलग ही तरीके के होते हैं जो साउथ के होते हैं, और नॉर्थ के अलग तरीके के होते हैं। दोस्तों देखिए, ये है मंदिर की तीन शैलियाँ हैं वैसे तो, लेकिन हम मुख्यतः नागर और द्रविड़ को पढ़ते हैं। वेसर शैली भी यहाँ पे है। तो देखो, नागर शैली कैसी होती है, द्रविड़ शैली कैसी होती है और वेसर शैली कैसी होती है। इस तरीके से हम आगे चलते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण उपशैली है पंचायतन शैली, जो नागर शैली का विशिष्ट विन्यास है। इन शैलियों को हम आगे नीचे इनकी खास विशेषताएं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से आता है वो भी हम देखने वाले हैं, इसलिए एक बार साथ में बने रहे। पंचायतन शैली जो है वो इस तरीके से होती है। लेकिन चलिए, इससे पहले इन शैलियों और उनकी प्रमुख उपशैलियों को एक साथ देखते हैं, ताकि आपको पूरी क्लास का स्पष्ट खाका मिल सके। भारतीय मंदिर स्थापत्य कला की प्रमुख शैलियाँ और उपशैलियाँ। नागर शैली देखते हैं पर नॉर्थ इंडिया में तो ओडिसी, चंदेली, सोलंकी और पंचायतन शैली अपने को देखने को मिलती है। इनके ये अलग नाम भी, इनको अलग नाम से भी पुकारा जाता है। इनके नाम है कलिंग शैली, खजुराहो, मारू गुर्जर, और नागर शैली का विशिष्ट विन्यास है पंचायतन। अब हम द्रविड़ शैली की बात करें, दक्षिण भारत में पाई जाती है। पल्लव, चोल, होयसल और विजयनगर। अब एक एक करके इन शैलियों को विस्तार से समझते हैं। नागर शैली उत्तरी भारत में मंदिरों में मुख्य रूप से विंध्य पर्वतमाला और हिमालय के बीच के क्षेत्र में पाया जाता है। ये पहली ही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नागर शैली उत्तरी भारत में है। नागर शैली के मंदिर मुख्य रूप से विंध्य पर्वतमाला और हिमालय के बीच के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। देखो दोस्तों, नागर शैली यानी कि अपने उत्तर भारत में जो मंदिर बने होते हैं उनकी क्या विशेषताएं। एक तो उनपे शिखर होता है, आपने देखा होगा नागर शैली के मंदिरों में सबसे विशिष्ट पहचान होती है उनके ऊंचे और घुमावदार शिखर होते हैं, टावर होते हैं। ये शिखर आधार से ऊपर की ओर एक रेखीय या वक्र रेखीय पैटर्न में, या तो फिर ऐसे होते हैं या फिर ऐसे ऐसे करके होते हैं। ये वक्र रेखीय पैटर्न में बढ़ते हैं। अम्लक और कलश, अपन देखते हैं कि ये अगर शिखर है तो इसके ऊपर हम देखते हैं कि ऐसे कलश भी होता है। ठीक है, तो शिखर के शीर्ष पर एक गोलाकार पत्थर होता है जिसे अम्लक कहते हैं, और उसके ऊपर एक पात्र के आकार की संरचना जिसे कलश कहते हैं। गर्भगृह होता है, पवित्र भाग होता है जहाँ देवता की मूर्ति होती है, वो गर्भगृह होता है। मंडप, गर्भगृह के सामने एक से अधिक हॉल होते हैं जिन्हें मंडप कहते हैं। यहाँ पे भक्त एकत्रित होकर धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। प्रदक्षिणा पथ, जहाँ पर हम परिक्रमा करते हैं। आधार, मंदिर का आधार अक्सर एक ऊंचे चबूतरे पर बना होता है जहां तक जाने के लिए सीढ़ियां लगी होती है, तो वो अपन उसको आधार बोलते हैं। ठीक है, अब हम नागर शैली की उपशैलियों की बात कर लेते हैं। नागर, ये हम क्या देख रहे थे दोस्तों, नागर शैली। नागर शैली में हमने देखा शिखर, अम्लक, गर्भगृह, मंडप, प्रदक्षिणा पथ, आधार। अब हम उसकी उपशैली देखते हैं। पहले हमने बात करी थी कि ओडिशा शैली या ओडिसी शैली, जिसको हम कलिंग शैली भी बोलते हैं। इनकी विशेषता है कि इस शैली के मंदिरों में ऊंचे, सीधे और लगभग बेलनाकार शिखर होते हैं जो ऊपर की ओर पतले होते जाते हैं। आमतौर पर कोई मंडप नहीं होता बल्कि एक जगमोहन सभा कक्ष होता है। प्रमुख उदाहरण जैसे कि दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है और 13वीं शताब्दी में पूर्व गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने यह बनाया था। अपनी विशालता, बारीक नक्काशी, सूर्यदेव को रथ के रूप में दर्शाने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ब्लैक पेगोडा भी कहते हैं। और दोस्तों, ये आपको शायद नोट्स पे भी मिल जाएगा, बहुत बहुत जगह मिलता है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का बहुत ही फेमस मंदिर है उड़ीसा का। 11वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ओडिसी शैली का उत्कृष्ट उदाहरण का ये मंदिर है, और ये पंचायतन शैली का मंदिर भी है। जगन्नाथ मंदिर पूरी उड़ीसा में। और दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर तो बहुत ही फेमस है, हम सभी को पता है, न्यूज में हमेशा रहते हैं, और वहाँ पर भी एक साल में एक बार बहुत बड़ा भव्य आयोजन होता है। 12वीं शताब्दी में निर्मित है, और ये ओडिसी शैली का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। चंदेल शैली में हम देखते हैं खजुराहो के मंदिर, वो भी बहुत न्यूज में और अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। इस शैली के मंदिरों में कलात्मक और कामुक नक्काशी, इस कामुक नक्काशी की वजह से ज्यादा ये फेमस होता है। विस्तृत मूर्तियां हैं, जटिल वास्तुकला प्रमुख होती है। शिखर के कई छोटे शिखरों से घिरा होता है शिखर भी, और जिससे एक पहाड़ी जैसा प्रभाव पैदा होता है। प्रमुख उदाहरण है खजुराहो के मंदिर जो है वो एमपी में। इनका निर्माण 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच चंदेल शासकों ने करवाया था। यह मंदिर अपनी कामुक मूर्तियों और जटिल नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है।
कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर भी खजुराहो में ही है और ये सबसे बड़ा और सबसे अलंकृत मंदिर है। यह भगवान शिव का समर्पित मंदिर है और पंचायतन शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मैंने कहा था नागर शैली के ही उपशैली में पंचायतन शैली आती है और उसके उदाहरण के रूप में कौन है? खजुराहो के मंदिर एमपी में, और कंदरिया महादेव का मंदिर भी जो खजुराहो मंदिरों में ही है, जहाँ मुख्य रूप से मंदिर के चारों ओर सहायक मंदिर भी होते हैं। सोलंकी शैली, मारू गुर्जर शैली जिसको बोलते हैं, गुजरात और राजस्थान की जगह पे पाया जाता है। विशेषता है इस शैली के मंदिरों में बारीक नक्काशी, सुंदर तोरण, मेहराबदार प्रवेश द्वार होता है। दोस्तों सुंदर तोरण द्वार जो होता है वो इस तरीके से घुमावदार और मेहराबदार होता है और अक्सर एक बावड़ी स्टेपवेल सूर्य कुंड मंदिर परिसर का हिस्सा होता है, यानी कि एक बावड़ी जरूर हर मंदिर में बनाई हुई होती थी। प्रमुख उदाहरण है मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात में 11वीं शताब्दी में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा निर्मित है। यह अपनी विस्तृत नक्काशी और सूर्यकुंड के लिए जाना जाता है। दोस्तों एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए कौन सी शैली का क्या एग्जाम्पल है, बस यही क्वेश्चन में पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये आता है एमसीक्यूज में। दिलवाड़ा के जैन मंदिर, माउंट आबू राजस्थान, राजस्थान के एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच निर्मित है और यह अद्भुत संगमरमर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। पंचायतन शैली की बात करें, नागर शैली का उप प्रकार है, मैंने वैसे ही एग्जाम्पल आपको बता दिया खजुराहो के मंदिर। पंचायतन शैली का ही नागर शैली का एक विशेष विन्यास है जो मैंने ऊपर लिखवाया था। विशेषता है शैली में एक मुख्य मंदिर होता है जिसके चारों कोनों पर 4 सहायक उप मंदिर होते हैं। कुल 5 मंदिर एक ही परिसर में होते हैं। यह एक मंडलाकार व्यवस्था का प्रतीक होता है जब मुख्य देवता केंद्र में, अन्य सहायक देवता या उनसे संबंधित पहलू चारों दिशाओं में स्थापित होते हैं। महत्व इसका यह है कि यह शैली देवताओं के एक परिवार या एक मुख्य देवता के विभिन्न रूपों के साथ एक साथ दर्शाने के लिए प्रयोग की जाती थी। प्रमुख उदाहरण है देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में है। गुप्त काल 6वीं शताब्दी का यह मंदिर पंचायतन शैली की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक है और इसमें भगवान विष्णु को समर्पित मुख्य मंदिर के चारों ओर सहायक मंदिर थे। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में जो है वो मैंने ऊपर भी अभी लिखवाया था। पंचायतन शैली का ये भी उत्कृष्ट उदाहरण है जहाँ मुख्य शिव मंदिर के चारों ओर छोटे मंदिर है। लिंगराज का भुवनेश्वर मंदिर उड़ीसा, ये भी मैंने बता दिया। अब चलते दोस्तों द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की है और इसे मुख्य रूप से कृष्णा नदी और कन्याकुमारी के बीच के क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार है। गोपुरम एक नाम की एक विशेषता होती है। गोपुरम क्या है? द्रविड़ शैली के मंदिरों में सबसे विशिष्ट पहचान उनके विशाल और अलंकृत प्रवेश द्वार होते हैं जिसे गोपुरम कहते हैं। प्रवेश द्वार जो दोस्तों होते हैं उन्हें, ये जो एंट्री द्वार होते हैं इन्हें हम गोपुरम कहते हैं और बहुत ही अलंकृत होते हैं। हमने कई पिक्चर्स में हम देखते हैं और ये देखिए आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। ये अक्सर मंदिर के मुख्य शिखर से भी ऊंचे होते हैं और कई कहानियों से सजे होते हैं। विमान, गर्भगृह के ऊपर एक पिरामिड नुमा संरचना होती है जिसे विमान कहते हैं। कई मंजिलों में बनी होती है और ऊपर ऊपर की ओर से पतली होती है। मंडप, कई स्तंभ वाले होल होते हैं जिसे महामंडप और नंदी मंडप भी बोलते हैं। जलाशय, वहां पे जल निकाय के लिए कुछ न कुछ स्रोत जरूर मंदिरों के अंदर होता है। परिसर, मंदिर अक्सर एक विशाल चारद्वारी से घिरे होते हैं जिसमें कई उप मंदिर संरचनाएं होती है। द्रविड़ शैली की प्रमुख उपशैलियां जो है वो राजवंशों के आधार पर आप देख सकते हैं। पल्लव शैली, जो मैंने बताया था पहले ऊपर कि उसके प्रकारों में, पल्लव शैली में 7वीं से 9वीं शताब्दी के आसपास दोस्तों इसकी बात होती है। विशेषता इसकी है कि पल्लवों ने पहले चट्टानों को काटकर एकाश्म मंदिरों का निर्माण किया और बाद में स्वतंत्र संरचनाओं के रूप में मंदिरों का विकास किया। प्रमुख उदाहरण जो है महाबलीपुरम के रथ मंदिर है। तमिलनाडु के 7वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम मम्मल्ल जिनको बोलते हैं उनके द्वारा बनाया गया था। ये मंदिर एक ही चट्टान को काटकर बनाए गए हैं। मैंने एक वर्ड ऊपर बताया अभी, ये क्या? एकाश्म, यानी एक ही चट्टान को काटकर बनाए गए हैं। इसमें धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ भी शामिल है। शोर मंदिर, महाबलीपुरम के तमिलनाडु में 8वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय यहाँ पे प्रथम थे, यहाँ पे द्वितीय राजसिम्हा द्वारा निर्मित है। द्रविड़ शैली के प्रारंभिक स्वतंत्र संरचना मंदिरों में से एक। वो दोस्तों हो सकता है लेक्चर बोरिंग लगे लेकिन आपको समझने की जरूरत है इसको। सिर्फ आप शैली देखिए किसने बनाया, किस शैली का ये एग्जाम्पल है, इतना आपको याद करना है। हम चोल शैली में चलते हैं। चोल तो सबको पता है साउथ में थे। तो चोल शासकों ने क्या किया? विशाल और भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। ऊंचे विमान, विस्तृत नक्काशी और कांस्य मूर्तियों का प्रयोग प्रमुख था। प्रमुख उदाहरण देखते हैं। बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर, तमिलनाडु 11वीं शताब्दी में चोल राजा प्रथम द्वारा निर्मित था। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर, तमिलनाडु में। अपनी विशालता 60 मीटर ऊंचा विमान है दोस्तों, इसका 60 मीटर ऊंचा विमान है। नंदी की विशाल मूर्ति है। जटिल नक्काशी के लिए बहुत फेमस है। गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर जो है वो तमिलनाडु में है। 11वीं शताब्दी में राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित है। बृहदेश्वर मंदिर के समान ही है।
चोल साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक है। दोस्तों मंदिर शक्तियों का प्रतीक भी होता था कि किस साम्राज्य में कैसा किस तरीके का मंदिर है। भव्य मंदिरों को बना के कि एक तरीके से होड़ मान लो आप कि पिछले जो राजा ने बनाया उससे बेहतर बनाओ, पास वाले ने बनाया उससे बेहतर बनाओ। ऐरावतेश्वर मंदिर दारसुरम तमिलनाडु, बहुत ही रिलेवेंस था उस टाइम मंदिरों का, बहुत ज़्यादा एक साम्राज्य की पूरी नींव मंदिर माना जाता था। 12वीं शताब्दी में राजाराज द्वितीय द्वारा निर्मित है। यह भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कौन सा? ऐरावतेश्वर मंदिर, दारसुरम, तमिलनाडु। होयसल शैली 11वीं से 14वीं शताब्दी विशेषता इसकी यह है कि तारा मछली के आकार के प्लेटफॉर्म पर निर्मित होता है। बारीक नक्काशी और कई मूर्तियों जटिल ज्यामितियों के पैटर्न होते हैं। इन्हें नक्काशीदार आभूषणों में डूबे हुए मंदिर भी कहा जाता है। कौन सा? होयसल शैली के मंदिर जो होते हैं उनका। इसके प्रमुख उदाहरण है चेन्नकेश्वर मंदिर, बेलूर कर्नाटक में है। इसने विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित है। ये अपनी उत्कृष्ट मूर्तिकला और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा इसका एग्जाम्पल होयसल शैली का देखते हैं तो होयसलेश्वर मंदिर होता है, और ये हालेबिदु कर्नाटक में है। 12वीं शताब्दी में निर्मित है। यह भी अपनी बारीक नक्काशी और विस्तृत मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों विजयनगर शैली में बात करते हैं, 14 से 16वीं शताब्दी के बीच में विजयनगर शैली ये बनती है, और इसकी विशेषता है मंदिरों में बड़े परिसर होते हैं, बड़े मंडप होते हैं, कल्याण मंडप, अम्बन श्राइन आदि, विस्तृत स्तंभों पर नक्काशी और अक्सर पत्थर के प्रमुख रथ होते हैं। प्रमुख उदाहरण है विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर, हम्पी कर्नाटक में ये विरूपाक्ष मंदिर, और ये भी हम्पी कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य के दौरान काफी विस्तार हुआ इनका, और भगवान शिव को समर्पित है। विट्ठल मंदिर 15वीं शताब्दी में निर्मित है। ये मंदिर संगीत स्तंभ, म्यूजिकल पिलर्स के लिए प्रसिद्ध है, और पत्थर के रथ के लिए प्रसिद्ध है। निष्कर्ष भारतीय, दोस्तों ये ओवरऑल जो हमने देखा है इसका निष्कर्ष क्या है कि भारतीय मंदिर स्थापत्य कला हमारी संस्कृति, धर्म, कलात्मक कौशल का एक अद्भुत संगम है। नागर और द्रविड़ शैलियां अपनी अनूठी विशेषताओं के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई, और पंचायतन शैली ने मंदिरों के एक विन्यास को विशेष आयाम दिया। दोस्तों हम फिर से देख लेते एक बार, एक चीज में शॉर्ट में बता देता हूँ कि नागर शैली को हमने देखा, द्रविड़ शैली को हमने देखा। दोस्तों नागर शैली और द्रविड़ शैली को हमने अलग अलग देखा, तो उसके अंदर हमने देखा विशेषताएं। नागर शैली का शिखर, हमलक, गर्भगृह, मंडप, प्रदक्षिणा पथ, आधार। लेकिन नागर शैली की उपशैलियां कौन सी देखी? ओडिसी शैली, जिसका उदाहरण है कोणार्क का सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर पूरी ओडिशा, और चंदेल शैली में हम देखते हैं इसके खजुराहो के मंदिर, और कांदरिया महादेव के मंदिर जो पंचायतन शैली के भी उदाहरण हैं। सोलंकी शैली में हम देखते हैं मारू गुजर जो राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। मोटेरा शैली हम गुजरात में देखते हैं, और दिलवाड़ा की जैन मंदिर इसी शैली के है। पंचायतन शैली की बात करते हैं तो इसमें खजुराहो के मंदिर फिर से आ जाते हैं, देवगढ़ का दशावतार मंदिर आते हैं, कंदरा महादेव का आता है, लिंगराज का मंदिर आता है भुवनेश्वर का। द्रविड़ शैली की बात करें तो साउथ में आ जाते हैं हम अगर, तो उसमें गोपुरम, विमान, मंडप, जलाशय, परिसर, कुछ चीज़ें सेम ही नागर शैली की तरह दिखती है। तो पल्लव शैली की बात करते हैं तो उसमें महाबलीपुरम के रथ मंदिर, शोर मंदिर, और चोल शैली की बात करते हैं तो उसमें बृहदेश्वर मंदिर तंजौर और गंगईकोंडा चोलपुरम तमिलनाडु मंदिर। और होयसल शैली की बात करें तो होयसल में होयसलेश्वर मंदिर और चेन्नकेश्वर मंदिर बेलूर कर्नाटक, और ये भी हालेबिदु कर्नाटक में है। विशेषता भी इसकी मैंने बताई आपको, विरूपाक्ष मंदिर भी है और विट्ठल मंदिर भी इसी में आते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर, और तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।